दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इन्फॉर्मपुर में। आज हम सीटेट पेपर फर्स्ट के हिंदी पेडागोजी सेक्शन को सॉल्व करेंगे, जो आपका 28 दिसंबर 2022 में कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ, सुधा कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह आदेश और निर्देश दे रही है जिससे विद्यार्थी आदेशानुसार निष्पादन कर सके। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रही है? तो आपको क्या करना है, उपागम पहचानना है कि कौन सा उपागम प्रयोग में ला रही हैं। और इस चीज़ को ध्यान में देंगे कि वो क्या कर रही है, आदेश और निर्देश दे रही हैं। ठीक, पहला है परामर्श कोश, बी है समग्र भौतिक प्रक्रिया, सी है संप्रेषणात्मक उपागम, डी है मानवीय प्रक्रिया। तो देखिए, जहाँ भी आदेश और निर्देश देना होता है तो वहाँ पर शिक्षक क्या अपेक्षा करता है कि बच्चा कोई प्रतिक्रिया देगा, है ना। तो जब भी बच्चा प्रतिक्रिया देता है तो पहले तो पूरी चीज़ को मतलब सक्रिय होकर के उस चीज़ को समझता है ना। फिर वो क्या करता है, अपनी प्रतिक्रिया देता है उस चीज़ के प्रति जो चीज़ उनके शिक्षक ने क्या करी है, समझाया है या फिर उसके लिए आदेश और निर्देश दिए। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि समग्र भौतिक प्रक्रिया, यानी बच्चा क्या कर रहा है, पूरी तरह से उसमें भाग ले रहा है, उस क्रियाकलाप में पूरी तरह से भाग ले रहा है और शिक्षक द्वारा बताई गई चीज़ों का निर्वाह कर रहा है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि यहाँ पर शिक्षिका क्या कर रही है, आदेश और निर्देशानुसार उसको बच्चे को समझा रही हैं। और दूसरी बात, मतलब बच्चों से प्रतिक्रिया भी ले रही हैं, पूछ रही हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, हैंड रेज करके बता रहे हैं कि हाँ आता है या नहीं आता। ठीक है, तो इस चीज़ पर ध्यान देंगे कि जब भी शिक्षक आदेश और निर्देश देने की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा हमारा राइट आंसर, वहाँ पर कौन सा उपागम प्रयोग होगा, आपका समग्र भौतिक प्रक्रिया का उपागम प्रयोग में आएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ऋतु चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरह से लिख सकें। शब्द रचना के किन तत्वों को समझने की ज़रूरत है? तो यहाँ पर शब्द रचना के तत्व क्या होते हैं, ये चीज़ पहचानना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो वर्तनी और पठन है ये तो आपके वाचन उसमें आ जाते हैं, और क्या है आपका लेखन और श्रवण, ये भी आपका जो है शब्द रचना के तत्व नहीं है, ना ही समानार्थी, ये तो शब्द रूप हैं। ठीक है, ये इनको क्या कहेंगे, शब्द रूप। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका बी सही हो जाएगा। क्या, संयुक्तिकरण और आपका रूपांतरण। संयुक्तिकरण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके आप नया शब्द बनाते हैं या फिर आप नए वाक्य का निर्माण करते हैं, तो वो आपका संयुक्तिकरण हो जाता है। और रूपांतरण क्या होता है, जब आप शब्द के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। जैसे कोई शब्द है तो आप ये जो शब्द के प्रति पूरी जानकारी रख रहे हैं कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, या कौन सा वचन है, या कौन से काल में प्रयोग करा जाएगा, और उसका लिंग क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो वो क्या होता है, रूपांतरण, मतलब शब्द के रूपांतरण के प्रति आपकी जागरूकता होती है। और संयुक्तिकरण क्या होता है, जब आप शब्दों को संयुक्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप शब्द रचना कब कर पाएंगे, शब्द निर्माण कब कर पाएंगे, तब जब आपको संयुक्तिकरण और रूपांतरण का पूरी तरह से ज्ञान होगा। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर है आपका, अनिका अपने विद्यार्थियों की हमेशा यह मदद करती है कि वह अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए शब्दों को अन्य विषयों के साथ जोड़ना व प्रयोग करना सीखे। यहाँ पर सीखे गए होगा, इससे उसके विद्यार्थियों को किस बात में मदद मिलेगी, यानी जो शब्द उसके विद्यार्थियों ने सीखा है उस चीज़ को अगले मतलब किसी और विषय में जोड़ करके सीखेंगे तो उससे उसके विद्यार्थियों में क्या मदद मिलेगी। तो यहाँ पर देखेंगे, अंग्रेजी भाषा के महत्व को पुनर्बलन मिलेगा, अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषयों से संबद्ध कर पाना, या सी ऑप्शन है अंग्रेजी के प्रति बने भय को दूर कर पाना, या डी ऑप्शन है अंग्रेजी के शब्द संपदा को याद कर पाना। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब भी बच्चा क्या करता है कि एक अंग्रेजी में सीखे गए शब्दों को दूसरी भाषा में प्रयोग करके वो सीखता है, तो क्या करता है, अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषयों से संबद्ध करके वो चीज़ को सीखता है, या फिर अन्य विषयों से भी वो क्या कर पाता है, संबद्ध कर पाता है। ठीक है, जब भी कोई चीज़, यही उसकी मतलब जो शिक्षिका है वो क्या कर रही हैं, ऐसे ही उनके मतलब शब्द संपदा ऐसे इस तरह से सिखा रही हैं, और ये ऐसे वो क्या कर रही है, उसके बच्चे की क्या कर रही है, ऐसे मदद कर रही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषयों से संबद्ध कर पाना।
आपका चौथा प्रश्न है यहाँ पर, रवि अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रहा है, ड्रामे का प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थियों को किस तरह की मदद कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे ए ऑप्शन है संवाद लेखन क्षमता विकसित करना, बी ऑप्शन है नाटक पढ़ने की क्षमता विकसित करना, सी ऑप्शन है संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करना, डी ऑप्शन है अभिनय के गुण विकसित करना। ठीक है, अभिनय करना कोई उसका गोल नहीं है और ना ही उसका लक्ष्य है। अभिनय वो करवा रहा है, मतलब ड्रामा एक हो रहा है, वो किस लिए, ताकि कोई किसी भूमिका को समझ सके, है ना, या फिर किसी चीज़ को और ज़्यादा क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है, नई दिशा देने के लिए, या बच्चों में पढ़ाई का या किसी टॉपिक के लिए उनको तैयार करने के लिए। यहाँ पर अभिनय का गुण विकसित करना मतलब उसको अभिनय करके कुछ अभिनय को एक लक्ष्य के रूप में देखना नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन है नाटक पढ़ने की दक्षता को विकसित करना, नाटक करने से आपकी पढ़ने की दक्षता विकसित नहीं होती, और संवाद लेखन, यहाँ लिखने की कोई बात नहीं हुई है। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि संप्रेषणात्मक दक्षता को विकसित करना। यानी देखें जिन बच्चों ने यहाँ पर भाग लिया है, ठीक है, कोई मतलब बर्थडे गर्ल बनी है, कोई पेड़ बना है, कोई सूर्य बना है, ठीक है, तो यहाँ और कोई बारिश बना है, तो यहाँ पर क्या है कि बच्चों को अपना अपना एक्ट दिया जाएगा और वो अपने अपने हिस्से का बोलेंगे, अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे, यानी कि क्या होगा, कन्वर्सेशन होगा वहाँ पे। ठीक है, तो एक दूसरे से बात करना सीखेंगे और एक दूसरे की भूमिका को समझेंगे। तो ये क्या कर रहा है, इस तरह से रवि अपने विद्यार्थियों को जो है मदद कर रहा है, किसमें, संप्रेषण करने में, यानी बातचीत या फिर ये सारी चीज़ें सीखने में उसकी मदद कर रहा है। आपका अगला प्रश्न है, सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य रचना सिखा रही है, वह ड्रिल के विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है, भाषा शिक्षण के किस उपागम का प्रयोग कर रही है। ए ऑप्शन है संरचनात्मक, बी ऑप्शन है व्याकरण अनुवाद, सी ऑप्शन है संप्रेषणात्मक, डी ऑप्शन है रचनात्मक। देखिए पहले समझना ज़रूरी है कि ड्रिल क्या होता है। ड्रिल होता है जैसे किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, कोई बच्चा है उसको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या कोई विषय समझ में नहीं आ रहा है, तो ड्रिल के माध्यम से, यानी ड्रिल के माध्यम से होता है आप उसको एक बार समझाएंगे, फिर समझ में नहीं आता आप उसको दूसरी बार समझाएंगे, फिर भी नहीं समझ में आता तो आप उसको तीसरी बार समझाएंगे। यानी जब तक वो बच्चा उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से सीख नहीं जाता तब तक आप उसको नए नए तरीक़ों से समझाते रहेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहले बच्चे को समझाया गया, उसको नहीं समझ में आया होगा, फिर दूसरी तरीके से समझाने का उसको प्रयास किया जा रहा है। तो ये क्या कहलाता है, आप इसको प्रैक्टिस भी समझ सकते हैं, इसको आप प्रैक्टिस भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका छठवां प्रश्न है, सुरजीत अधिगम में शब्द भंडार के महत्व को समझती है। सुरजीत, आपके अनुसार शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति कौन सी है। विद्यार्थियों को पाठ में आए कठिन शब्दों को रेखांकित करने और उनसे वाक्य बनाने के लिए कहा जाए। विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान, यहाँ पर क्या होगा, आपका अनुमान होगा। ठीक है, शब्द का अनुमान लगाने के लिए कहा जाए। विद्यार्थियों को शब्दों की सूची बनाने और उनको याद करने के लिए कहा जाए। डी ऑप्शन है, विद्यार्थियों से कहा जाए कि जब कोई शब्द कठिन हो तो शब्दकोश की सहायता लें। देखिए जब भी आप बच्चों से कोई काम करवाते हैं तो आप एज अ टीचर आप याद रखें इस चीज़ को कि वही बच्चा करने की कोशिश करेगा जिसमें उसको इंटरेस्ट आएगा, है ना। यदि हम किसी चीज़ को लिखने के लिए दे देते हैं या उसको याद करने के लिए दे देते हैं तो वो रोड लर्निंग में आता है, वो बच्चा क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता। सक्रिय रूप से भाग तब लेगा जब आप उसके ऊपर इस बात के लिए छोड़ दोगे कि आप स्वतंत्र हो, आप इस टॉपिक पे कुछ भी सोच सकते हो या अपने मन से लिखो, तो वो कुछ ना कुछ नई चीज़ें निकाल के लाएगा, है ना। तब आप उसके अंदर की चीज़ों को जानेंगे और आप उसी आधार पर उसको टीच करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है बी ऑप्शन, विद्यार्थी को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहा जाएगा। वो जब आप अनुमान लगाने के लिए उससे कहोगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत तरीके से वो सोचेगा। जैसे आप उसको ग्लास में पानी लेकर आओगे तो वो आप अगर उससे पूछोगे कि ये पानी ठंडा क्यों है तो वो कई तरीके से सोचेगा। यदि मतलब कि पानी अगर नल से आता होगा तो वो सोचेगा नहीं पानी नल से आया इसलिए ठंडा है। यदि आप फ्रिज से ला के दोगे तो वो समझेगा कि हाँ पानी को फ्रिज में रखा जाता है इसलिए वो ठंडा होता है ना। तो बच्चा कई तरह से दिमाग लगाएगा, इससे आप जो है कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा उसका और आप उसकी गलतियाँ बताओगे, वो और इंटरेस्ट जागेगा उसके अंदर, मतलब जानने की आकांक्षा होगी उसकी। तो इससे क्या होगा, वो इंटरेस्ट लेगा पढ़ाई में या फिर किसी भी चीज़
चीज़ें जो भी आप उसे सिखाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि उसके शब्दों में भी भंडार होगा। जैसे यदि आप उसको कई सारी चीज़ें दिखा रहे हो, है ना, तो वो कई सारी चीज़ों को देखेगा, फिर आपसे पूछेगा, प्रश्न करेगा कि ये क्या है, ये क्या है, तो आप उसको बताओगे। तो इससे क्या होगा कि शब्द भंडारों में उसके विकास होगा, है ना, बहुत सारे शब्द को वो सीखेगा। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का क्या प्रकार है? जो चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित था भाषा अर्जन उपकरण, ठीक है, तो उसका क्या प्रकार है? अभिभावकों के प्रति समझ बनाना, सार्वभौमिक व्याकरण को समझना, या किसी एक भाषा को समझना, या इस बात के प्रति समझ बनाना कि भाषा सीखना आसान है। यहाँ जो आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है कि सार्वभौमिक व्याकरण को समझना, ठीक है। जो चॉम्स्की ने भाषा अर्जन उपकरण दिया था उसका क्या प्रकार हो जाता है? सार्वभौमिक व्याकरण को समझना। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, रेखा कक्षा 1 के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह विद्यार्थियों को वस्तुओं के चित्र दिखाती है और फिर उसके नाम बताती है। रेखा क्या करने का प्रयास कर रही है? ए ऑप्शन है आप अपनी कक्षा को रुचिकर बना रही है। बी ऑप्शन है अपनी चित्रकारी के कौशल का प्रदर्शन कर रही है, विद्यार्थी को नए शब्द सीखने में मदद कर रही है, या अपने विद्यार्थियों को पढ़ने में मदद कर रही है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब भी हम किसी विद्यार्थी को कोई चीज़ दिखाते हैं और उसको बताते हैं कि हाँ ये चीज़, मतलब जैसे आप मान लें कोई उसको फ्लावर दिखा रहे हैं तो आप उस फ्लावर का उसको नाम बता देते हैं, तो क्या हो जाता है कि उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है कि हाँ ये फ्लावर का ये नाम है और हमने इसको तब देखा था, है ना। तो जब आप किसी चीज़ को पहले आप कॉन्सेप्ट बता देते हैं और बाद में उस चीज़ को पहले एक्सप्लेन करते हैं और बाद में उस चीज़ को मतलब एकीकृत करके उसको बता देते हैं कि हाँ ये चीज़ है, तो उसको जल्दी समझ में आता है। तो वो क्या कर रही है, अपने विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने में क्या कर रही है, मदद कर रही है, ठीक है, नए शब्द सिखाने में। जब आप बच्चे को किसी चीज़ को दिखा करके किसी मीडियम के थ्रू किसी चीज़ को सिखाते हैं तो वो जल्दी सीखते हैं, है ना। तो क्या करें, नए शब्द सिखा रही है। चित्रकारी को कौशल का प्रदर्शन करना गलत है, अपनी कक्षा को रुचिकर बनाना, ये सब सही हो जाता है जब मल्टीपल मतलब आपसे पूछे जाते हैं कि क्या क्या इसके तरीके हो सकते हैं, तब यहाँ पर ये आंसर ठीक था। लेकिन सबसे सर्वाधिक उपयुक्त और सबसे ज़्यादा मतलब प्रभावी उत्तर क्या होगा आपका? सी ऑप्शन, ठीक है, विद्यार्थी को नए शब्द सीखने में मदद करना। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप जैसे कि भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, ठीक है। आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, अगर जानते होंगे तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं कि ये किसका पिक्चर है, और आंसर भी आपका वही है। ए ऑप्शन है पियाजे, बी ऑप्शन है वॉटसन, सी ऑप्शन है स्किनर, और डी ऑप्शन क्या है? चॉम्स्की। तो यहाँ पर जो भाषा अर्जन उपकरण है ये किसने दिया था? ये चॉम्स्की ने दिया था। और इनका मतलब मानना था कि जो बच्चा होता है सर्वाधिक तेज़ी से भाषा कब सीखता है? जब वो बचपन उसका जब होता है, मतलब 0 से लेकर 5 या 7 आप कह सकते हैं, तब उसके जो भाषा अर्जन की क्षमता होती है बहुत तीव्र होती है और बहुत ज़्यादा चीज़ें वो उस टाइम में, अगर आप उसको मल्टीपल लैंग्वेज भी सिखाना चाहते हैं ना तो आप इजीली सिखा सकते हैं, ठीक है। ये एक मतलब डिवाइस के बारे में भी इन्होंने बात करी है, तो आप उसको ज़रूर विजिट करें। फिर उसके बाद अगला प्रश्न क्या है आपका? निदा अपनी कक्षा में चीता चीता कविता का पाठ व गायन करवाने से पहले चीता पर चर्चा करती है, यानी जो चीता है वो कैसा है, उसका रंग क्या होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं, ये सारी चीज़ें उनको बच्चों को बताती है। फिर निदा क्या करने का प्रयास कर रही है या क्या करने की कोशिश कर रही है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है कि अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही है, या अपने विद्यार्थियों को पाठ का शीर्षक बता रही है, या सी अपने विद्यार्थियों की रुचि को क्रियाशील बना रही है, या अपने विद्यार्थियों को बता रही है कि कविता कैसे पढ़ी जाती है। जब हम लोग मतलब पढ़ाते हैं किसी चीज़ को, या हम लोगों ने जब ट्रेनिंग करी थी तो उसमें क्या प्रशिक्षण किया था, तो उसमें क्या सिखाया जाता था? पहले हम लोग क्या करते हैं, बच्चे के पहले के जितने कॉन्सेप्ट होते हैं उनको क्लियर करते हैं ना। तो पहले उस चीज़ से जुड़ी हुई जितनी उसको पहले से चीज़ें आती हैं उससे जोड़ते हुए हम आगे चीज़ें शुरू करते हैं। तो इसका क्या आशय हो जाता है कि अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बनाना, यानी जितना बच्चों को पता है
उसके बारे में उनको बताना और फिर उसी से जोड़ करके आगे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ये इसका एम होता है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बनाना। ठीक है, बना रही है वो शिक्षिका। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिस्थापन यानी विकल्प सूची किसके शिक्षण में प्रयोग की जाती है? ए ऑप्शन है आपका व्याकरण, बी ऑप्शन है कविता, सी ऑप्शन है शब्द अर्थ, डी ऑप्शन है रचनात्मकता। तो यहाँ जो प्रतिस्थापन या विकल्प सूची है ये व्याकरण के शिक्षण में प्रयोग करी जाती है, इसको याद रखिएगा। आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, जोसेफ प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों, प्रथम पीढ़ी क्या होता है शिक्षार्थियों में? प्रथम पीढ़ी कौन सी होती है? वे विद्यार्थी जो पहली बार कक्षा में पढ़ते हैं, ठीक है, या पहली बार पढ़ने आते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी यानी जो पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ठीक, अंग्रेजी विद्यार्थियों के बारे में यहाँ पर क्या हो रही है, बात हो रही है। तो देखेंगे, जोसेफ प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाते समय द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग करता है। वह किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है? ए ऑप्शन है समग्र भौतिक प्रक्रिया, बी ऑप्शन व्याकरण अनुवाद विधि, सी ऑप्शन मौन विधि, डी ऑप्शन है परामर्श कोश। जब वो दो भाषाओं का प्रयोग कर रहा है तो परामर्श तो एक भाषा में दिया जाता है, एक भाषा में भी दिया जाता है। मौन विधि जब वो पढ़ा रहे तो फिर ऐसा द्विभाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो मौन विधि हो ही नहीं सकती। ठीक है, यहाँ पर समग्र प्रतिक्रिया भी नहीं हो जाएगी कि मतलब हर चीज़ का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, दो भाषाओं का प्रयोग कर रहा है। एक तो वो भाषा होगी जिस भाषा को सिखा रहे हैं यानी कि अंग्रेजी भाषा, दूसरी भाषा वो होगी या तो उसकी मातृभाषा होगी बच्चे की जिसमें वो जल्दी से आसानी से समझ पा रहा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि व्याकरण अनुवाद विधि, यानी पहले वो उसकी मातृभाषा का प्रयोग करते होंगे और उसी मातृभाषा को फिर वो क्या करते होंगे, टारगेट लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, रूमी कक्षा 3 को पढ़ाती है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए नाटक के शिक्षण के समय रोमी को किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उसके विद्यार्थी नाटक का आनंद ले सकें? ए ऑप्शन है सात स्वर वाचन, बी ऑप्शन है भूमिका निर्वाह, सी ऑप्शन है मौन पठन, डी ऑप्शन है चित्र संयोजन। अच्छा, आप खुद देखें कि यदि आपको करने के लिए दिया जाए और यदि आपको सिर्फ बोलने के लिए दिया जाए तो आप किसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग मानेंगे? उसी को ना जिसमें आपको ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने के लिए मिल रही हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर में हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा कि भूमिका निर्वाह। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे इनकी टीचर ऐसे एक्ट कर रही है वैसे ही उनके बच्चे भी उसी तरह से एक्ट कर रहे हैं और ऐसे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, मतलब अच्छे से सीखते हैं और सक्रिय रूप से सीखते हैं। सक्रिय रूप से इसलिए क्योंकि वो स्वयं उस चीज़ में हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, है ना, तो ऐसे उनको जल्दी समझ में आता है और अच्छे से आनंद आता है उनको। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भूमिका निर्वाह। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, सरसरी तौर पर पठन व बारीकी से पठन करके पठन किसके उप कौशल है? उप कौशल पूछा गया और कभी कभी होता है आपका आंसर आपके प्रश्न में ही छुपा रहता है। जैसे यहाँ पर पठन के बारे में पूछा है, मतलब बारीकी से पठन और सरसरी तौर पर पठन किसके उप कौशल हैं? तो ऑब्वियसली ये पठन से रिलेटेड है ना, इसमें ऑप्शन भी क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसमें पहले ही दे रखा है कि पढ़ने से रिलेटेड बात हो रही है, तो यहाँ पर पठन कौशल आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि लेखन कौशल त्रुटि नहीं है? ए ऑप्शन है पत्र का गलत प्रारूप, बी ऑप्शन है विराम चिन्ह की त्रुटियां, सी ऑप्शन है स्वर शैली की त्रुटियां, डी ऑप्शन है वर्तनी की त्रुटि। यहाँ पर ध्यान देंगे कि त्रुटि कौशल में मतलब कौन सा कौशल ऐसा जो त्रुटि कौशल नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है। तो पत्र का गलत प्रारूप, अगर आप पत्र को गलत तरीके से लिखते हो तो वो भी आपका लेखन त्रुटि में आता है, ये भी सही हो जाएगा। और विराम चिन्ह की त्रुटियां अलग है, तो ये मतलब अगर हैं विराम चिन्ह की त्रुटियां अगर हैं उसमें तो भी ये लेखन त्रुटि मानी जाएगी। और यदि आप वर्तनी की त्रुटि कर रहे हैं कि मतलब वर्तनी का मतलब होता है कि बोलना कैसे है और आप किस तरह से बोलते हैं, तो ये भी आपकी जो है, जैसे वर्तनी का मतलब कोई चीज़ लिखी हुई है और उसको कैसे लिखना है, क्या क्या भाषा होगी उसकी बोलने की, तो हम बोलने के आधार पर लिखते हैं उसको। तो यहाँ पर वर्तनी की त्रुटि भी गलत हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा, तो आपसे गलत पूछा है। तो यहाँ पर स्वर शैली की त्रुटियाँ यानी लहजा, आप किस लहजे में बोलते हो, लहजा मैटर नहीं करता आपके लहजे में, मतलब ये वाचन में आ सकता है, ये किस में आएगा आपका वाचन में, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये आपके वाचन में महत्व रखता है लेकिन लेखन में नहीं।
ठीक है। लेखन कौशल में इसका कोई वो नहीं है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का ये अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा सेशन आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, अगले प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए कुछ और प्रश्न लेकर आएंगे और उन पर बात करी जाएगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।